हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट पर बिहार दरोगा मेंस का जो पेपर होने वाला है उसके लिए बिहार दरोगा मेंस का जो 2017 का पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैं आपको कवर करवा दूंगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा मेंस से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई मेंस 2017 के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप एक टेस्ट के तौर पर लगाइएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए प्राकृतिक आपदाओं पर यह पहला विश्व सम्मेलन था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC, याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से जुड़ी हुई है। इस संधि पर दिसंबर, यहां मैं लिख देता हूं, इस संधि पर दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो में हस्ताक्षर हुए थे। और यह 16 फरवरी, याद रखेंगे, 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊंगा उसको आप जरूर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि ओजोन परत को CFC, यहां मैं लिखता हूं CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतरराष्ट्रीय संधि कौन सी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण हेतु 16 सितंबर, यहां मैं लिखता हूं 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC एवं अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन चरणबद्ध रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया। यह संधि 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। 1989 1 जनवरी से यह प्रभावी हुआ था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि जापान के योकोहामा सम्मेलन 1994 किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में जापान के योकोहामा में प्राकृतिक आपदाओं में कमी लाने पर संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन यानी कि UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन का आयोजन किया गया था। इस श्रृंखला का दूसरा विश्व सम्मेलन 2005 में जापान के कोबे में और तीसरा 2015 में जापान के सेंडाई में आयोजित किया गया था। इन सबको ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपदा जोखिम में कमी के मुद्दे पर आयोजित किया गया था। उसके बाद देखिएगा कलोल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। एक देखिए ककोलत जलप्रपात है जो कि बिहार के नवादा जिला में है, ककोलत। और ये कलोल विद्युत संयंत्र जो है यह गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले में स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है। तो लोनावाला पावर प्लांट जो है यह महाराष्ट्र में मुंबई के निकट पुणे जिले में है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नून माटी, इस तरह से लिखा जाता है NOONMATI, नूनमती भी इसको कहा जाएगा। ठीक है, नूनमती या नून माटी जो भी आप पढ़ें। यह जो तेल रिफाइनरी है किस क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए ये जो नूनमती रिफाइनरी जो है यह कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो यह असम में है। ठीक है फ्रेंड्स, असम में कौन सा है, दिग्बोई रिफाइनरी भी है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है। तो ब्लू बेबी जो है यह बच्चों में रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन को प्रभावित करता है जिससे उनकी त्वचा नीली पड़ जाती है। इसी कारण से इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से जल में नाइट्रेट के प्रदूषण के कारण होता है। तो ये नाइट्रेट्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है। अब देखिए एक्चुअली जो मेघालय का गारो हिल्स है वहाँ एक मैंडारिन प्रजाति का संतरा जो है वहाँ का काफी लोकप्रिय है, तो संतरा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो देखिए मेघालय का जो हल्दी है और मसाले हैं पूरे भारत में फेमस है।
तो हल्दी हो जाएगा। उसके अलावा चाय का भी और रबर का भी यहाँ पर खेती किया जाता है, तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था, तो सीरी का किला और एक और है, बताइए कौन सा? हजार खंभा। ठीक है, इन सब का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हजार खंबा महल, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको पता है यह बिहार में है, सासाराम में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अकबर के 1567 के चित्तौड़ अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह था। ठीक है, राणा उदय सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित पौधों में से कौन सा कीट भक्षी है? तो इसमें से देखिए जो कीट भक्षी पौधे होते हैं ना, वो मेनली क्या है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, नाइट्रोजन के। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और ये जो नेफेंथस है यह कीट भक्षी है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की मछली है? तो इसमें से मीठे पानी की मछली जो हो जाएगा ये रोहू हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिंक मिश्र धातु नहीं है? नहीं यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जर्मन सिल्वर, उसके बाद निकल सिल्वर और टाइपराइटर जो धातु है वह जिंक की मिश्र धातु है। जबकि बेल धातु जो है यह तांबा और टीन का मिश्र धातु है, इसमें जिंक नहीं होता है। तो इसमें जिंक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो पानी का क्वथनांक क्या होगा? तो देखिए जब जब प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब दाब घटता है तो क्या होता है, तो देखिए पानी का क्वथनांक भी घटता है। तो यानी कि 100 सेंटीग्रेड जो है उससे कम पर ही पानी खौलने लगेगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 सेल्सियस से 100 सेंटीग्रेड जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही पानी खौलने लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर 25 सदस्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है, ये आपको पता भी होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स देखिए इसमें से पीसी महालनोबिस जो थे यह भारत के जो पहला योजना आयोग था उसके सदस्य भी थे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी, ध्यान रखेंगे। और पहला जो था ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। मुस्लिम लीग की स्थापना तो आपको पता है कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां इन सब के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर 1906 हो जाएगा। उसके बाद देखिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? तो ये 1909 में लागू किया गया था। ठीक है, 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था उसके तहत लाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1909। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो आपको पता है 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून, सांकेतिक रूप से इन्होंने नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 12 मार्च 1930 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था, 14 सितंबर। और इसी कारण जो है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। और संविधान का जो अनुच्छेद 343(1) है, ध्यान रखेंगे, 343(1) के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड्स ये कौन थे? ये थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महादेव गोविंद रनाडे जो थे ये बाद में प्रार्थना समाज से जुड़े थे, बाद में इसके सदस्य बने थे।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था। इसमें से कौन सा प्रावधान नहीं था, सभी ऑप्शन को आप देख लीजिए और राइट आंसर इसका बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, जबकि ये 1813 का नहीं, 1833, ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये जो है नहीं था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। तो पहले अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये बेशक अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन ये जो थे आपके पहले अध्यक्ष थे। पहला अधिवेशन जो हुआ था संविधान सभा का, पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इसके अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद 11 दिसंबर को हुआ था जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में है। ये राज्य उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। यहाँ पंजाब में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम जरा आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था। तो फ्रेंड्स, क्या संशोधित कब किया गया था। तो 1988 में संशोधित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत 1988 के तहत जो है देश के 1/3 भूभाग को वन आच्छादन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, राइट आंसर इसका 1988 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखा है 880 सेंटीमीटर। तो परिधि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर इक्वल टू दे रखा है 880। यहां से आप आर फाइंड कर लेंगे और इसका व्यास हो जाएगा आर का डबल हो जाता है। ठीक है, तो 2 आर हो जाता है, तो आर निकाल के 2 आर आप निकाल लीजिएगा। राइट आंसर इसका 280 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर देखिए कि मेसोथेलियोमा फेफड़ों के कैंसर का एक प्रकार है जो कि होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है एस्बेस्टस के कारण। ठीक है, एस्बेस्टस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो नया आंकड़ा आया है SRS का जो नया बुलेटिन है, इसके अनुसार जो है केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे कम जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नामदफा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है। तो देखिए इसमें से संवैधानिक निकाय यानी कि संविधान में जिसका चर्चा किया गया हो, जिसका वर्णन हो, तो ये वित्त आयोग है। वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 में है, इसीलिए एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है। तो देखिए अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं दिया गया है। एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए यह भारत में द्विसदनीय सदन का ऊपरी सदन है, गलत है, यह निम्न सदन है। ठीक है, ऊपरी सदन राज्यसभा है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम संख्या 545 है, ये गलत है, अधिकतम संख्या 550 है। ठीक है, वर्तमान में संविधान के द्वारा लोकसभा में आवंटित अधिकतम सदस्य संख्या 550 है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2-2 सदस्यों को नामित किया जाता है, ये अब खत्म हो गया। ठीक है, 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 था, जनवरी 2020 से यह प्रावधान उसके तहत समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद लोकसभा के सदस्य 4 वर्षों के लिए अपनी सीट रखते हैं, जी नहीं, ये 5 वर्षों के लिए। तो सभी के सभी जो है ये गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि IMF, ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए फ्रेंड्स, IMF और विश्व बैंक, इन दोनों को WB जो है वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को जो है ब्रेटन वुड्स की ट्विन कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स की ट्विन कहा जाता है। ठीक है, 1944 में इसका स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है।
तो देखिए इसमें से कौन सा सही दिया गया है, तो यह सदस्य देशों को वित्त पोषण देता है, ये सही दिया गया। ठीक है, बाकी सभी जो है ये गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किसके अनुरोध पर लिखा? तो ये किसका अनुरोध पर? तो देखिए ये जो गुलबदन बेगम थी ये बाबर की पुत्री थी और इन्होंने हुमायूंनामा अपने भतीजे अकबर के अनुरोध पर लिखा था, तो ये अकबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। 22 मार्च के दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, 22 मार्च के दिन जो है इस बार जल दिवस जो मनाया गया उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट ब्रेटलैंड रिपोर्ट के रूप में भी जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। देखिए वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED, एक बार मैं और रिपीट करता हूं, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट का गठन जो है दिसंबर 1983 में नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम, या मैं लिखता हूं ग्रो हार्लेम, ठीक है, ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड, जो कि यहां पर दिया गया है ब्रटलैंड, ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड की अध्यक्षता में किया गया था। और इस आयोग ने अक्टूबर 1987 में अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी और 1983 में इसका गठन किया गया था। 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और देखिए फ्रेंड्स, जिसे फ्यूचर में सॉरी जिसे कि ब्रटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है और आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, इस नाम से इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, आवर कॉमन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका स्राव होता है, तो फ्रेंड्स ये कहां से होता है? पेट से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष की लंबाई जो है लगभग होती है, तो देखिए ये किलोमीटर में सब दिया गया है। मीटर में आपको पता है कितना होता है? तो मीटर में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ किलोमीटर में पूछा गया है, तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा? 10⁻12 हो जाएगा, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड त्याग दिया था? तो इन्होंने जो नाइटहुड की उपाधि थी ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग दिया था। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये डेट सहित आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो फ्रेंड्स यह पार्श्वनाथ थे। उसके बाद 24वें जो थे ये वर्धमान महावीर थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, आपको याद है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है फ्रेंड्स? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। क्लियर? और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेनेवा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन गुप्त के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था? तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट थे। और देखिए आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? तो सोमदेव भट्टराव थे। तो यहाँ पर देखिए सोमदेव दिया गया है, सोमदेव भट्टराव। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज कब पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स यह पारित किया गया था 1929 में, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसी में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय शब्द लगा हुआ है, तो ये सरोजनी नायडू थी। अगर यहाँ भारतीय नहीं रहता, सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष पूछता, तो ये एनी बेसेंट हो जाता। एनी बेसेंट जो थी ये 1917 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने, और सरोजनी नायडू 1925 के जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना तत्कालीन वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत वर्ष 1948 में की गई थी और वर्ष 1958 में इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत लाया गया था। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1948 में, और 1958 में इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो यह अनुच्छेद 15 भी है, अनुच्छेद 19 भी है, अनुच्छेद 16 भी है, अनुच्छेद 29 भी है।
तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी। अब ये प्रश्न थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। वैसे तो 8 प्रांत में सरकार बनी थी कांग्रेस की, लेकिन जो 2 प्रांत थे फ्रेंड्स, वहां पर सरकार गठबंधन वाली सरकार थी। ठीक है, देखिए 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, कुल 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था और मुंबई में भी लगभग इसे पूर्ण बहुमत मिला था। उसके बाद जो 6 थे, ये 5 प्रांत मैं बता देता हूं। पहले मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। उसके बाद मुंबई। ये 6 प्रांत में सरकार बनी थी और आगे चल के पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार में कांग्रेस मंत्रिमंडल शामिल हुई थी, यानी कि गठबंधन वाली सरकार बनी थी। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 8 नहीं दिया गया है, 6 राइट आंसर इसका हो जाएगा। जब 8 रहेगा ना तो 8 पर आप टिक लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सौरमंडल का किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। तो वैक्यूम क्लीनर जो है यह बृहस्पति को कहा जाता है, क्योंकि यह अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत से क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को अपनी ओर खींच लेता है। ध्यान रखेंगे, तो यह बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि NEFA का संक्षिप्त नाम क्या है, सॉरी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये कौन है? तो ये अरस्तु हैं। ठीक है, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है फ्रेंड्स, यह कौन सी है? यह अनामुडी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्लियर। चलिए उसके बाद डोडा बेटा जो है यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। अन्नामलाई पर्वत पर स्थित अनामुडी है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक की अगर हम कार्य की बात करें तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। आम लोगों से ब्याज प्राप्त करना ये आरबीआई का कार्य नहीं है। मूल्यवान वस्तु की बिक्री करना भी आरबीआई का कार्य नहीं है। ठीक है, तो ये 2 चीज जो है इसके तहत नहीं आते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सी और डी दोनों जो है ये सही आंसर होना चाहिए था। क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बनता है? तो आपको पता है कि ये विलो की लकड़ी से बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है, तो हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा सीधा होता है। उसके बाद देखिए भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत का जो राष्ट्र पुष्प है, राष्ट्रीय फूल है कमल, उसका जो वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा है। निलंबो न्यूसीफेरा है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड जो होता है फ्रेंड्स, यह खराब पानी पीने के कारण और दूषित भोजन के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा दूषित पानी दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। यह किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु का नाम क्या है? तो साल्मोनेला टाइफी नाम है इस जीवाणु का। उसके बाद देखिए गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सा ठीक हो जाता है? तो गोल्डन राइस, इसमें क्या होता है? विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, बीटा कैरोटीन। ठीक है, और इसे खाने से विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग हैं जैसे कि रतौंधी है, उसके बाद जो जिसको कि जेरोफ्लेथेमिया कहा जाता है, एक और बीमारी है, ये सब ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा शुष्का विक्षेप इसको कहा जाता है, ये बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, जेरोफ्लेथेमिया को शुष्का विक्षेप भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये देहरादून में है फ्रेंड्स, आपको पता भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है? तो देखिए जितने भी पशु के नस्ल हैं वो मेंस में पूछे जाते हैं, तो एक बार उसको एक बार देख लेंगे आप। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा गाय की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे जीनोबायोटिक्स को कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है रिकैल्सिट्रेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिकैल्सिट्रेंट। उसके बाद देखिए भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था, तो भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे वर्तमान नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले इसको इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। उसके बाद देखिए मूसी और भीमा जो है यह किस नदी की सहायक नदी है? बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मूसी और भीम जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ओडिशा की बादाम जो हिल है, बादाम पहाड़ी की खदानें खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह हेमेटाइट लौह के, ठीक है, यह हेमेटाइट लौह के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये सुंदरवन
यानी कि मैनग्रोव वन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। 1907 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? तो देखिए यहाँ पर टीन भी धातु है और जिंक भी धातु है, तो ए और सी दोनों सही आंसर हो जाएगा। जे जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए इनको नोबेल नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1906 में दिया गया था। कब? 1906 में दिया गया था। और इनको इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है ओरियन तारामंडल का हंटर। ठीक है, हंटर हो जाएगा। उसके बाद कि लुसाई बोली, ये जो लुसाई बोली है ये भारत की किस राज्य में बोली जाती है? तो लुसाई मिजोरम में बोली जाती है। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। ध्यान रखेंगे यह लड़ाई 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ी गई थी, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्योंकि जब विकल्प उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा बाहर शिफ्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर सभी ऑप्शन हैं ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ जितने भी आयकर, धनकर और कॉर्पोरेट टैक्स दिए गए ये सभी प्रत्यक्ष कर हैं, सभी के सभी प्रत्यक्ष कर हैं। नहीं पूछा गया है तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में इसको लघु संविधान कहा जाएगा। तो आपको पता है यह 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है? रियो शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी सम्मेलन के में सतत विकास हेतु एजेंडा 21 याद रखेंगे नामक कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई थी। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में। जैव विविधता पर कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बुक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह पश्चिम बंगाल में है। अब देखिए यहाँ से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत हिंट दूंगा और आंसर मैं आपको बताते चलूंगा, आप सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें पूछा गया है त्रिभुजों की कुल संख्या, तो इसमें त्रिभुज की कुल संख्या 28 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो साइन दिया गया है यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर आप देख लेंगे फ्रेंड्स 13 हो जाएगा। इसका मतलब क्या दिया गया? प्लस दिया गया। ठीक है, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 8 हो जाएगा, उसका मतलब क्या दिया गया? इसका मतलब माइनस दिया गया, तो 6 हो जाएगा। और देखिए उसके बाद प्लस का मतलब क्या दिया गया? प्लस का मतलब डिवाइड दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा 18। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इसमें सीरीज जो है ये खाली स्थान लुप्त संख्या पूछा गया है। तो 51 में कितना जोड़ेंगे? तो 66 आएगा 15। ठीक है, फिर 15 के बाद यहाँ 17 जोड़ा गया, तो 66 में जब 17 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो फ्रेंड्स यह 83 आ जाएगा। फिर 17 यानी कि 15, 17 और 83 में अब 19 जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा। फिर 19 में कितना जोड़ेंगे? 102 में 19 जोड़ लेंगे, सॉरी 102 में 21 जोड़ेंगे, तो ऐसे बढ़ रहा है 15, 17, 19, 21। ठीक है, तो ये 83 यहाँ पर आएगा, तो 83 ऑप्शन में दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया गलत संख्या कौन सा है। तो देखिए 7 दूना 14, 1 15, 15 दूना 30 और 2 32, 32 दूना 64, और देखिए यहाँ तो 2 बड़ा है, हुआ है ना, 32 दूना 64, और यहाँ पर कितना होना चाहिए था? तो 3 होना चाहिए था। ठीक है, तो 67 होना चाहिए था। फिर यहाँ 3 जोड़ा गया है, अब 67 दूना, और यहाँ पर अब 4 जोड़ेंगे तो 67 दूना कितना हो जाएगा? करके देख लीजिएगा, 67 दूना हो जाएगा आपका 134। ठीक है, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 1 13, और यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 138 आ जाएगा। यहाँ 65 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, 32 दूना 64 और 3 यहाँ 67 होना चाहिए था, तो ये वाला जो है गलत दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहाँ आपका समय व्यर्थ में नहीं करूंगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए क्या किया गया, यहाँ थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देता हूँ। देखिए डी का पोजीशन कितना है? 4 है। ठीक है, अब देखिए 4 ए का कितना है? 1 होता है, तो यहाँ माइनस कर दिया गया, इक्वल टू कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया गया तो 9, वहीं बीच में यहाँ पर 9 है। उसी प्रकार से एल का देख लीजिएगा, एल का 12 होता है, जी का कितना होता है? तो जी का फ्रेंड 7 होता है, तो ये 5 आएगा, और उसको स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, इसी 25 को यहाँ बीच में रखा गया।
उसी प्रकार से यहाँ भी किया गया है, और उसी प्रकार से यहाँ राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये एक दिया गया है, ठीक है ना, बीच में जो एक दिया गया है, करके देख लीजिएगा। भी का 22 होता है और यू का कितना होता है, तो 21 होता है। -1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो वहीं बीच में 1 दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब 11:40 दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या हो जाएगा, तो वास्तविक समय इसका हो जाएगा 12:20। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88। अब देखिए ये फोल्ड किया गया है कागज के टुकड़े पर। अब खोलने के बाद यह आकृति कैसा दिखाई देगा, तो खोलने के बाद यह आकृति जो है ये किस प्रकार से दिखाई देगा, तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा, ये वाला आकृति, ठीक है, बी वाला। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कह रहा है कि एथलीट, एशियन और इंडियन शब्द में सही इसमें जो बताया गया है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर दिया गया है इसका। उसके बाद देखिए 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 32। उसके बाद देखिए m = 30 दिया गया है, पेन को कैसे 35 लिखा जाता है, तो जोड़ दीजिए ना। पर p का कितना पोजीशन वैल्यू है, तो 16 होता है। e का कितना होता है, 5 होता है। n का कितना होता है, तो n का 14 होता है। तो 16, 5, 21 और 14 कितना होता है, 35। तो उसी प्रकार होटल का आपको कर देना है, तो सबको जोड़ दीजिएगा। 8 h का होता है 8, उसके बाद o का होता है 15, उसके बाद आपका t का हो जाएगा 20, e का हो जाएगा 5 और l का हो जाएगा 12। जब इन सबको जोड़ दीजिएगा तो ये राइट आंसर आपका 60 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 94 का जो ये श्रेणी हो जाएगा आपका समानांतर श्रेणी, ठीक है, समानांतर श्रेणी। उसके बाद देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका वैल्यू निकालना है, वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करेंगे। राइट आंसर 10 हो जाएगा इसका। 97 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी जुलाई। उसके बाद 99 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 70 मीटर। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें त्रिज्या पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सुधार करके आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि जो आंसर होना चाहिए था वो आंसर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और राइट आंसर कमेंट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने स्कोर बता दीजिए और इसे शेयर भी कर